महल के भीतर भय का एक अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था। कविराज का भाग जाना और रौनक का विष से प्रभावित होना, यह संकेत था कि दुश्मन केवल ताकतवर नहीं, चालाक भी था। लेकिन अनामिका अब निर्णय ले चुकी थी। वो रौनक को बचाएगी, चाहे इसके लिए उसे राठौड़ वंश की सबसे पुरानी और रहस्यमयी औषधियों तक ही क्यों न जाना पड़े। उसे बताया गया कि अग्निकुल की औषधि गुफा महल के नीचे बनी एक प्राचीन सुरंग में है, जिसे चेतनाशिला कक्ष कहा जाता है। यह वह स्थान था जहां अग्निजा पूर्वज अपने ध्यान, उपचार और भविष्य दर्शन किया करते थे। किंवदंती थी कि वहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसकी आत्मा अग्निकुल से जुड़ी हो और जिसने अग्नि संयम को पूर्णता से पार किया हो। अनामिका तैयार हुई। उसने साधारण वस्त्र पहने, अपने माथे का अग्निचिन्ह खुला छोड़ा और अकेली गुफा की ओर निकल पड़ी। रास्ता अंधकारमय था। दीवारों पर पुरानी लपटों की छवियां उभरी हुई थी, मानो वे उसे पहचान रही थी। गुफा के भीतर एक केंद्र में एक पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ था, एक भविष्यवाणी। जब अग्निजा जागेगी और उसकी रक्षा करने वाला नीले विष में गिर पड़ेगा, तब एक छुपा द्रोही उठेगा, वो जो रक्त में अपना रूप बदलेगा और विश्वास को आग से जलाएगा। लेकिन अग्निजा यदि 3 अग्निविधाओं को जीत लेती है तो वो अग्निरक्षा की देवी बन जाएगी। अनामिका कांप उठी। ये भविष्यवाणी ठीक उसी समय पर लागू हो रही थी। रौनक नीले धुएं से जूझ रहा था और कोई भीतर से विश्वासघात कर रहा था। गुफा के मध्य में एक पत्थर की थाली पर रखी थी अग्निपुष्प औषधि, जो केवल अग्निकुल की ऊर्जा से सक्रिय होती थी। अनामिका ने अपनी हथेली उस पर रखी, मंत्र बोला और औषधि धीमे धीमे चमकने लगी। उसने औषधि एक रक्षक के हाथों रौनक तक भिजवाई। लेकिन रौनक अब होश में आने लगा था, और होश में आने के साथ ही उसने जो पहला वाक्य कहा वो सबको चौंका गया। अंदर कोई है, वो सब देख रहा है और उसका चेहरा हमारे बीच का है। अनामिका चौंकी। देवांश भी वही था। किसका चेहरा? रौनक? उसने पूछा। रौनक ने कांपती आवाज में कहा, महल की नायब गायत्री, वही जो तुम्हारी सेवा में रहती है, वही जिसने कमरे में पहला धुआं फैलाया। सन्नाटा छा गया। अनामिका को विश्वास नहीं हुआ। गायत्री, जो हर दिन उसकी सेवा करती थी, हर पत्र, हर आभूषण, हर दस्तावेज उसकी मेज तक पहुंचाती थी, वही जासूसी कर रही थी। देवांश ने तुरंत आदेश दिया, गायत्री को पकड़ो, जीवित चाहिए। लेकिन तब तक गायत्री गायब हो चुकी थी। अनामिका के मन में पहली बार डर नहीं, अंतर्द्वंद्व था। अगर मेरी सबसे करीबी विश्वास पात्र ही मेरी पीठ में खंजर घोंपने चली थी, तो मैं अब किस पर भरोसा करूं? देवांश ने उसका हाथ थामा। तुम्हारे अंदर जो अग्नि है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, और मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा हर शत्रु तुम्हारी रोशनी में जल न जाए। रौनक को बचा लिया गया था, लेकिन गायत्री का भाग जाना और उसका छिपा हुआ चेहरा सामने आना अनामिका के भीतर एक और सवाल पैदा कर चुका था। क्या मैं अभी भी अपने शत्रुओं को पहचान नहीं पा रही? अब समय था अग्निकुल की तीसरी विद्या को अपनाने का, भविष्य दृष्टि साधना। यह साधना अग्निजा के लिए सबसे कठिन मानी जाती थी, क्योंकि इसमें केवल वर्तमान का नहीं, स्वयं के अतीत और संभावित भविष्य का सामना करना पड़ता है। यह विद्या बताती है कि आने वाला संकट कहां से उठेगा और कौन अपना है, कौन पराया। राधिका देवी ने उसे चेतावनी दी, इस साधना में जो तुम देखोगी वो कल्पना नहीं होगी। कभी कभी सत्य तुम्हें तुम्हारे अपने से दूर कर सकता है। अनामिका तैयार थी। महल के दक्षिणी कोने में एक प्राचीन कमरा था, अग्निवेद कक्ष, जहां पवित्र अग्नि को विशेष जड़ी बूटियों से प्रज्वलित किया जाता था। अनामिका उस अग्नि के चारों ओर बैठी और आंखें बंद करके मंत्रोच्चार शुरू किया। धीरे धीरे अग्नि का रंग बदलने लगा, पीले से नारंगी, फिर गहरा नीला और अंततः चमकता लाल।
अचानक एक प्रकाश फैला और सब कुछ बदल गया। उसने खुद को एक अलग स्थान पर देखा, एक जलते हुए दरबार में। एक युवती जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसका चेहरा अनामिका जैसा ही था। सामने एक सिंहासन पर एक आदमी बैठा था। चेहरा धुंधला, लेकिन उसकी आवाज कड़वी और सशक्त। राज्य ताज से नहीं, भय से चलता है, और तुझमें ताज पहनने की हिम्मत नहीं है। वो युवती चिल्लाई, मैं अग्निजा हूं। मेरे भीतर मेरे पूर्वजों की अग्नि है। अग्नि तब तक बेकार है, वो स्वर गूंजा, जब तक उसे कोई बुझा न सके। सहसा वो दृश्य टूटा और दूसरा दृश्य उभरा। गायत्री एक कमरे में झुकी हुई थी, किसी को पत्र दे रही थी, और जिस हाथ ने पत्र लिया वह पुरुष का था। अंगूठी पर सिंघानिया परिवार का चिन्ह था। अनामिका की सांसें रुक गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? और फिर चेहरा साफ हुआ। विक्रम सिंघानिया, देवांश का पिता। गायत्री उनके सामने झुकी कह रही थी, राजकुमारी ने तीसरी अग्नि विद्या शुरू की है, हमें जल्दी करना होगा। विक्रम ने उत्तर दिया, उसका तीसरा जन्म अधूरा है। अग्निजा हो या नहीं, हम उसके हृदय को ही तोड़ देंगे। अनामिका का ध्यान टूट गया। वो वापस अपने शरीर में लौटी, पसीने से भीगी, सांसें तेज। देवांश उसी वक्त उसके पास आया। तुम ठीक हो? अनामिका चुप रही। वो उठी, उसके सामने खड़ी हुई और कहा, तुम्हारे पिता अब भी मुझे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। देवांश चौंक गया, लेकिन बोला, अगर वो मेरे पिता है तो मैं उनका बेटा नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं अनामिका, चाहे उसके लिए मुझे अपनी पहचान ही क्यों न त्यागनी पड़े। अनामिका की आंखों में गहराई थी। अब ये युद्ध केवल महल का नहीं, भावनाओं का भी है। महल के आंगन में शंखनाद गूंजा था। ये कोई उत्सव नहीं था, ये युद्ध का निमंत्रण था। अनामिका अब और इंतजार नहीं करना चाहती थी। वो जान चुकी थी कि गायत्री केवल एक प्यादा थी और असली खिलाड़ी था विक्रम सिंघानिया, वही व्यक्ति जिसने उसके माता पिता के विनाश की साजिश रची और अब भी उसकी मृत्यु चाहता था। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष उसके भीतर था, क्योंकि देवांश उसी व्यक्ति का पुत्र था और उसके हृदय का सबसे निकटतम हिस्सा। उस दिन दोपहर राजसभा में विशेष आमंत्रण भेजा गया। विक्रम सिंघानिया को राठौड़ राज्य द्वारा आमंत्रित किया जाता है न्यायिक स्पष्टीकरण हेतु। देवांश जब ये समाचार लेकर अपने पिता के पास गया तो विक्रम का चेहरा तनिक भी विचलित नहीं हुआ। तो उस लड़की ने आखिरकार मुझे ललकारा, विक्रम बोला। वो सिर्फ लड़की नहीं है पिताजी, वो राठौड़ वंश की उत्तराधिकारी है। और तेरी क्या? विक्रम ने कटाक्ष किया, तू भी अब उसी की ढाल बना है। नहीं, देवांश ने गहराई से देखा, मैं उसकी तलवार हूं। विक्रम हंस पड़ा, तब तैयार हो जा, क्योंकि तलवारें जब एक दूसरे से टकराती हैं तो खून ही गिरता है। उधर महल में अनामिका अब युद्ध के लिए राज्य की चारों दिशाओं के गुप्त रक्षकों को एकत्र कर रही थी। उनमें से एक, त्रिशला, जिसने कभी गायत्री को प्रशिक्षण दिया था, ने बताया, गायत्री सिर्फ एक प्रशिक्षु नहीं थी, राजकुमारी। वह एक भ्रमदूत थी, जिसे भेजा गया था तुम्हारी भावनाओं को भटकाने के लिए, तुम्हें कमजोर दिखाने के लिए। लेकिन क्या? अनामिका ने पूछा। लेकिन वो धीरे धीरे तुमसे प्रभावित होने लगी थी। उसने अंतिम समय में एक पत्र लिखा था, जो अब तक मेरे पास है। त्रिशला ने एक मोहरबंद पत्र अनामिका को सौंपा। अनामिका ने पढ़ा, मेरी रानी, मैं गुनहगार हूं, लेकिन आधी नहीं, पूरी गुनहगार। मुझे भेजा गया था तुम्हें धोखा देने के लिए, लेकिन मैंने पहली बार किसी को सच्चे मन से सेवा की, वो तुम थी। मैंने अपने स्वामी को सूचनाएं दी, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ा। अगर आप मुझे क्षमा नहीं कर सकती तो मुझे दंड दें, लेकिन जान लीजिए, असली गद्दारी अब भी तुम्हारे बहुत करीब है।
वो जो तुम्हारी हर चाल जानता है, वो जो सिंहासन को खाली देखना चाहता है, वो अंधेरे में उजाला बनकर खड़ा है। गायत्री। अनामिका के हाथ कांप गए। मतलब कोई और भी है? त्रिशला ने सिर झुकाकर कहा, शायद कोई ऐसा जो तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारे पास रहा है। देवांश उसी समय गुप्त मार्ग से महल पहुंचा। अनामिका ने उसे देखा, आंखों में द्वंद्व, होठों पर चुप्पी। तुम्हें डर नहीं लगता? उसने पूछा। देवांश ने कहा, मुझे केवल इस बात से डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। अनामिका ने धीरे से उसकी हथेली थामी। अगर हम साथ लड़े तो कोई हमें हरा नहीं सकता। देवांश ने उसे देखा और उस क्षण दो विरोधी वंशों की रक्तधाराएं एक संकल्प में बहने लगी। महल की भव्य सभा में पहली बार एक ऐसा चेहरा प्रवेश कर रहा था जिसकी छाया वर्षों से वहां मौजूद थी, लेकिन जिसकी उपस्थिति आज प्रत्यक्ष थी। विक्रम सिघानिया। उसकी चाल में सत्ता का घमंड था, आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जिसे कोई साधारण दृष्टि नहीं पड़ सकती थी। अनामिका सिंहासन पर बैठी थी, ठीक उसी जगह जहां कभी उसके पिता बैठते थे। सभा भरी थी, लेकिन एकदम शांत, जैसे हवा भी ठहर गई हो। देवांश सभा के एक ओर खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर पहले जैसी दृढ़ता नहीं, भीतर जलता द्वंद्व साफ नजर आ रहा था। विक्रम ने महरूमी रंग की पोशाक पहन रखी थी। उसने झुककर नमस्कार किया, लेकिन अनामिका ने नजरें नहीं झुकाई। तो अनामिका बोली, आप आए आखिरकार। वर्षों की छाया को आज दिन के उजाले में देखने का समय आ गया। मैं हमेशा से उजाले में ही था, राजकुमारी, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। बस आप देखना नहीं चाहती थी। सभा में हल्की हलचल हुई। आप पर मेरे माता पिता की हत्या का आरोप है, अनामिका ने कहा। आप पर मेरी पहचान मिटाने की साजिश का आरोप है। आप पर गायत्री और कविराज जैसे जासूसों को भेजने का आरोप है। विक्रम ने पलटकर जवाब दिया, तो आपके पास क्या प्रमाण है? एक सपना, एक भविष्यवाणी, या सिर्फ कुछ अधूरी बातें? अनामिका ने शांत स्वर में कहा, मुझे प्रमाणों की आवश्यकता नहीं। मैं राठौड़ वंश की अग्निजा हूं। मेरे शब्द ही यहां कानून है। कानून? विक्रम ने हंसते हुए कहा, कानून रक्त से चलता है, और आपने आज तक कोई युद्ध नहीं लड़ा, बस भावनाओं में बहती रही हैं। सभा में कई दरबारी असहज हो उठे। अनामिका के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर युद्ध ही चाहिए, वह बोली, तो मैं युद्ध भी दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आखिरी अवसर देती हूं। सच्चाई स्वीकार कीजिए और राठौड़ क्षेत्र से सदा के लिए निष्क्रांत हो जाइए। विक्रम की आंखों में एक क्षण के लिए भय उभरा, पर वो फिर मुस्कुराया। राजकुमारी, वह बोला, मैं आपके समक्ष केवल एक उत्तर देने आया हूं। ताज के नीचे जो जमीन है वो अब भी मेरी है, और जल्द ही ताज भी होगा। उसने अपने वस्त्र के भीतर से एक पुराना शाही कागज निकाला, जिस पर राठौड़ वंश के एक पुरखे की मुहर थी। देवांश चौंक गया। ये तो अग्निकुल की वंशाधिकार संपत्ति घोषणा है। ये महल की पुरानी जमीन का हिस्सा कैसे तुम्हारे पास? विक्रम ने घमंड से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे दादा का विश्वास पात्र था, और उन्होंने मुझे ही ये सौंपा था। एक छिपी धारा जो एक दिन फिर से उठेगी, अग्निजा को मिटाने के लिए। सभा में एक विस्फोट जैसा मौन छा गया। अनामिका ने अपना अग्नि चिन्ह उजागर किया। वह चमकने लगा। अगर तुम्हारे पास कागज है, तो मेरे पास आग है। अग्निकुल की अग्नि अब जाग चुकी है, तो जला लो मुझे, विक्रम बोला। पर याद रखो, आग फैलती है, बुझती नहीं। मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी साजिशें तुम्हारे चारों ओर जड़ें जमा चुकी हैं। और तभी सभा की छत पर से एक तीर चला। सभी चौंके, लेकिन तीर सीधा विक्रम के सामने जमीन में आ गिरा, और उसमें बंधी थी एक चिट्ठी। युद्ध अब महल में नहीं, मन में होगा। तुम्हारे चारों ओर छाया है, राजकुमारी,
लेकिन भीतर की लौ अगर बुझी नहीं तो अंधकार को जीत नहीं मिलेगी। अज्ञात। अनामिका ने चिट्ठी उठाई और उसकी मुट्ठी धीरे धीरे कस गई। अब युद्ध शारीरिक नहीं, मनोवैज्ञानिक युद्ध बनने जा रहा था। अब शत्रु केवल बाहर नहीं, भीतर से हमला करेगा। विक्रम सिघानिया जा चुका था, लेकिन उसका अंतिम वाक्य, मेरी साजिशें तुम्हारे चारों ओर जड़ें जमा चुकी हैं, अब भी अनामिका के मन में गूंज रहा था। महल शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई छाया हर दीवार पर रेंग रही हो और किसी को दिखाई नहीं दे रही। देवांश उसके पास आया। तुम्हें क्या लगता है, अज्ञात कौन है? अनामिका चुप रही। जो शब्द उसने चुने वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता। वो या तो मेरा शुभ चिंतक है या मेरी परीक्षा ले रहा है, देवांश ने कहा। और अगर वो विक्रम से भी बड़ा खिलाड़ी निकला? अनामिका ने धीरे से कहा, तो मैं खुद को भीतर से लौ बनाऊंगी, जो बाहर की आग बुझा सके लेकिन भीतर की ज्वाला सदा जले। उस रात अनामिका अकेली अग्नि विचार कक्ष में गई। ये वो स्थान था जहां राठौड़ वंश की उत्तराधिकारी आत्म साक्षात्कार करती थी। अपनी अग्नि को समझने, नियंत्रित करने और सही मार्ग चुनने के लिए। कमरे के केंद्र में जल रही थी 3 दिशाओं की अग्नि। एक अग्नि अतीत की थी, एक वर्तमान की और एक भविष्य की। अनामिका को तीनों की ओर देखना था, पर एक साथ नहीं। उसे उन्हें अलग अलग समझकर अपने भीतर के द्वंद्व को तोड़ना था। पहली अग्नि, अतीत। उसने खुद को एक छोटी बच्ची के रूप में देखा, जो रानी सौम्या की गोद में हंस रही थी। लेकिन अचानक एक छाया आई और उसकी मां को खींचकर अंधेरे में ले गई। छोटी अनामिका चीखी, मां! वो कौन था? अंधेरे में से एक आवाज आई, वो कोई और नहीं, तुम्हारे अपने थे। अनामिका कांप उठी। दूसरी अग्नि, वर्तमान। वो एक राज सिंहासन पर बैठी थी। चारों ओर मंत्रीगण थे, लेकिन सबके चेहरे नकाब में थे। एक नकाबधारी उठा, आपके निर्णय से राज्य डगमगाएगा। दूसरा बोला, अगर अग्निजा स्वार्थ में बहे तो राज्य भस्म हो जाएगा। तीसरा बोला, अगर आप में मोह है तो आग ठंडी पड़ जाएगी। वो देख रही थी। उस सिंहासन पर बैठना आसान था, लेकिन राज करना सबसे कठिन अग्नि परीक्षा थी। तीसरी अग्नि, भविष्य। यहां सब कुछ राख में था। महल टूटा पड़ा था और अनामिका अकेली खड़ी थी। आसमान में एक आकाशवाणी गूंजी, अगर अग्निजा अपने भीतर के सत्य से भागेगी तो सारा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। तभी एक छोटी लौ जली और उसमें उसकी मां का चेहरा दिखा। रानी सौम्या मुस्कुराई और बोली, तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तू अग्नि की उत्तराधिकारी है। तेरा हृदय कोमल हो सकता है, पर निर्णय लौ जैसा होना चाहिए। अग्नि बुझ गई और अनामिका की आंखें खुली। वो उठी। अब उसकी चाल में पहले जैसी कोमलता नहीं, एक स्थिर, दृढ़ अग्नि का नर्तन था। उसने एक घोषणा की, अब मैं सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं, अग्निजा के रूप में अग्निकुल की पुनः स्थापना करूंगी। देवांश ने उसकी ओर देखा। वो अब वही लड़की नहीं थी जिसे वो पहली बार देखा था। वो अब एक भाग्य का युग परिवर्तन थी। अनामिका अब केवल सिंहासन की उत्तराधिकारी नहीं थी, वो अब अग्निजा बन चुकी थी। उसकी आंखों में संकल्प था और आत्मा में एक ऐसी लौ जल रही थी जिसे अब कोई भी राजनीतिक चाल, छल या भावनात्मक भ्रम बुझा नहीं सकता था। उसने अपने विश्वास पात्रों को बुलाया, त्रिशला, रौनक और देवांश। अब समय है कि हम अग्निकुल की गुप्त सेना, अग्नि शक्ति को पुनः सक्रिय करें। रौनक ने सिर झुकाया। वर्षों पहले अग्नि शक्ति को भंग कर दिया गया था, क्योंकि राजा वीरेंद्र को शांति चाहिए थी। अनामिका ने कहा, शांति तभी तक सही होती है जब तक सत्य जीवित हो। अब सत्य को रक्षक चाहिए। मेरे रक्षक, त्रिशला ने कहा,
मेरे पास कुछ पुराने योद्धाओं की सूची है जो अब भी गुप्त रूप से हमारी सेवा में है, लेकिन उनमें से कई अब वृद्ध हो चुके हैं या विश्वास खो चुके हैं। तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि अग्निजा लौटी है, अनामिका बोली। उसी समय देवांश महल की सुरक्षा रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा था। तभी एक छोटी सी बात ने उसका ध्यान खींचा। गायत्री द्वारा छोड़ी गई चिट्ठी, जिस पर अज्ञात का नाम था, वो महल के ही पुस्तकालय की स्याही और मुहर से लिखी गई थी। वह दौड़ता हुआ अनामिका के पास गया। अनामिका, अज्ञात की चिट्ठी बाहर से नहीं आई, वो हमारे ही महल के अंदर से लिखी गई थी, उसी जगह से जहां केवल विशेष व्यक्तियों को प्रवेश मिलता है, पुस्तकालय का शाही अनुभाग। अनामिका का चेहरा गंभीर हो गया। इसका मतलब हमारे बीच कोई ऐसा है जो न तो पूरी तरह दुश्मन है न दोस्त। वो चाहता है कि तुम सच्चाई तक पहुंचो, लेकिन अपने तरीके से, देवांश ने जोड़ा। अनामिका ने गहराई से कहा, शायद वो चाहता है कि मैं अपने विश्वास की परीक्षा खुद लूं। उस रात अनामिका ने पुस्तकालय का शाही अनुभाग स्वयं जांचने का निर्णय लिया। दीवारों पर अग्निकुल के इतिहास की पांडुलिपियां थी, राजवंश की गुप्त गाथाएं और एक पुराना कोना जहां उन चिट्ठियों को संग्रहित किया जाता था जो कभी भी शाही न्याय में दर्ज नहीं की गई। वहीं उसे एक और पत्र मिला, छिपा हुआ, मोहरहित, किनारे से जलाया गया। उसमें केवल 3 पंक्तियां थी। सत्य वह नहीं जो दीवारों पर लिखा हो, सत्य वह है जो किसी की आत्मा से खूटे। अग्निजा को सत्य तभी मिलेगा जब वो अग्नि से नहीं, अपने ही प्रतिबिंब से लड़ेगी। अनामिका कांप उठी। उसने खुद से पूछा, क्या अज्ञात मेरा मार्गदर्शक है या मेरी सबसे बड़ी परीक्षा? सुबह होते ही वो महल के प्राचीन शस्त्रागार की ओर चली, जहां अग्निकुल की अधूरी तलवारें रखी थी, जिन्हें केवल अग्निजा ही पूर्ण कर सकती थी। देवांश उसके पीछे था। तुम तलवार क्यों ढूंढ रही हो? उसने पूछा। क्योंकि अब मेरी लड़ाई केवल शत्रुओं से नहीं, अपने अंधकार से भी है। अनामिका ने अग्नि तलवार उठाई और उसमें उसकी ऊर्जा समा गई। तलवार चमक उठी। अब युद्ध बहुत निकट था, पर उससे पहले अनामिका को उस चेहरे का सामना करना था जो उसका सबसे बड़ा आईना बनकर खड़ा होने वाला था। अज्ञात। अग्निकुल की सुरंगों का जाल उतना ही रहस्यमय था जितना कि उसका इतिहास। ये सुरंगें महल की नींव के नीचे फैली थी और केवल राज परिवार के कुछ ही लोगों को इनका रास्ता मालूम था। लेकिन उस रात अनामिका को एक अनकहे मार्ग पर जाना पड़ा, वो मार्ग जिसका संकेत उसे अज्ञात ने दिया था। त्रिशला ने उसे एक पुराना मानचित्र सौंपा, जिसे वर्षों पहले अग्निकुल की एक पूर्व रानी ने छिपाकर रखा था। उसमें एक सुरंग का जिक्र था, शून्य द्वार, जो आत्म प्रकाश की ओर ले जाती थी। इस मार्ग का अंत शून्य कक्ष नामक एक स्थान पर होता था, जहां कोई भी राज परिवार का व्यक्ति स्वयं का प्रतिबिंब देखता था। लेकिन यह प्रतिबिंब केवल शरीर का नहीं, आत्मा का आईना होता था। अनामिका अग्नि तलवार कमर से बांधे अकेली चल पड़ी। हर दीवार पर बने चित्रों की आंखें उसे जैसे देख रही थी, कुछ सहानुभूति से, कुछ चेतावनी देकर। सुरंग के आखिरी हिस्से में एक छोटा सा द्वार था, लकड़ी का, जली हुई छाल जैसा, जिस पर लिखा था, इस द्वार के पार तुझे अपना सबसे बड़ा भय मिलेगा, और शायद वो चेहरा जो तू कभी पहचान नहीं पाई। अनामिका ने सांस ली और द्वार खोला। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन बीच में एक दीप जल रहा था, और उस दीप के सामने खड़ा था एक चेहरा, परिचित, बहुत परिचित। तुम। अनामिका की आंखें फैल गई। उस शख्स ने चेहरा उठाया। उसकी आंखों में सन्नाटा था। हां, मैं ही, अज्ञात। लेकिन तुम तो मेरे शिक्षक थे, मेरे मार्गदर्शक। तुमने मुझे युद्ध विद्या सिखाई, मेरे पिता के मित्र थे, मेरे विश्वास का आधार थे। वो मुस्कराया
और इसी कारण मैंने तुम्हें गुमराह नहीं किया, बस तुम्हें सही रास्ते तक धकेलता रहा, बिना स्वयं सामने आए। अनामिका की आंखों में आंसू थे। तो तुम्ही ने वो चिट्ठियां भेजी, गायत्री को चेताया, रौनक को बचाया? हाँ, उसने कहा, लेकिन मैंने ही विक्रम को वर्षों पहले राजवंश के अंदर की जानकारी भी दी थी, क्योंकि उस समय मैं अग्निजा में नहीं, सत्ता में विश्वास करता था। अनामिका पीछे हट गई। तो तुम गद्दार हो? वो बोला, नहीं, मैं पश्चाताप हूं। और इस कक्ष में आने का उद्देश्य यही था कि तुम देखो कैसे कभी का एक सच्चा मित्र भी मार्ग भटक सकता है। लेकिन अगर तुम आज मुझे दंड देती हो तो मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ही अब न्याय कहलाएगा। अनामिका की तलवार जलने लगी। अग्नि तलवार अब उसके क्रोध से लहराई, पर वह थमी। मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगी, उसने कहा, क्योंकि तुमने मेरी आंखें खोली हैं। अगर मैं हर उस व्यक्ति को मिटा दूं जो भटक चुका हो, तो शायद कोई नहीं बचेगा, यहां तक कि खुद मैं भी नहीं। उसने अज्ञात की ओर देखा। लेकिन आज से तुम्हारा अस्तित्व राजमहल में नहीं, मेरे भीतर रहेगा, एक चेतावनी की तरह। जब वो लौटकर महल पहुंची, देवांश उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या मिला वहां? अनामिका ने कहा, असली चेहरा नहीं, असली सीख मिली। क्या? कि दुश्मन के चेहरे से ज्यादा जरूरी है खुद के भीतर की आग को पहचानना। मैं अब तैयार हूं, केवल युद्ध के लिए नहीं, राज करने के लिए भी। महल में लौटने के बाद अनामिका ने कोई विश्राम नहीं किया। उसकी आंखें शांत थी, पर उसकी आत्मा अब जैसे किसी नई गति से जल रही थी। अज्ञात के साथ हुए संवाद ने उसे झकझोर कर रख दिया था, पर अब वो भटकती नहीं थी, वो बिल्कुल स्पष्ट थी। उसने राजमहल की सुरक्षा इकाइयों को इकट्ठा किया और कहा, अब समय आ गया है जब राठौड़ वंश की आग केवल दियों में नहीं, दिलों में जलेगी। मैं अग्निशक्ति को पुनः संगठित करने का आदेश देती हूं। सभा में कुछ वृद्ध रक्षक फुसफुसाए, अग्निशक्ति, वो तो वर्षों पहले समाप्त हो चुकी थी। अनामिका ने ऊंची आवाज में कहा, हां, लेकिन मेरा साम्राज्य डर से नहीं, साहस से चलेगा। जो साथ आए वो मेरी आग का हिस्सा बने, जो विरोध करे उनके लिए भी न्याय होगा, लेकिन दया नहीं। तभी रौनक ने आगे आकर झुकते हुए कहा, मैं अग्निशक्ति का पहला रक्षक बनने को तैयार हूं, मेरी रानी। फिर त्रिशला ने कदम बढ़ाया, और मैं उसकी मार्गदर्शक। मैंने अग्निशक्ति की पिछली पीढ़ी को गिरते देखा है, अब उठते भी देखना चाहती हूं। धीरे धीरे महल के कोनों से वे चेहरे निकलने लगे जो वर्षों से चुप थे, कभी हार के कारण, कभी डर के कारण। अब वे अग्निकुल की लौ बनकर फिर खड़े हो रहे थे। दूसरी ओर विक्रम सिघानिया ने भी अपने पैंतरे तेज कर दिए थे। उसने देश के कुछ शक्तिशाली वाणिज्यिक नेताओं और मंत्रियों को राठौड़ वंश के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। एक लड़की ताज पर बैठेगी, वो गुस्से में बोला, राज्य को भावनाओं से नहीं, धंधे और दबाव से चलाया जाता है, उसे हटाओ, या फिर मैं राज्य को व्यापार से घेर दूंगा। बाजार की आपूर्ति रोकी जाने लगी, तिजोरियों में लेन देन ठहरने लगा। राठौड़ महल पर आर्थिक संकट की छाया मंडराने लगी। देवांश ने सब कुछ देखा, और पहली बार वो अपने ही खून से लज्जित हुआ। उसने अनामिका के सामने आकर कहा, अगर तुम कहो तो मैं सिघानिया नाम छोड़ दूं। अनामिका चुप रही, फिर बोली, तुम सिर्फ नाम से नहीं, कर्म से पहचाने जाते हो। देवांश, तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि कुछ बनना है। क्या? उसने पूछा। अग्निशक्ति का सेनापति। देवांश ठिठका, लेकिन मैं तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु का बेटा हूं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगर तुम अपनी नजरें नीचे नहीं झुकाते, तो मैं तुम्हें अपनी सबसे ऊंची जिम्मेदारी सौंप सकती हूं।
देवांश ने झुककर अनामिका की अग्नि तलवार को छुआ। मैं अग्नि शक्ति की सौगंध खाता हूं कि मैं उस आग को जलाऊंगा जिससे अन्याय का हर अंधेरा भस्म हो। अब महल के भीतर सेना तैयार हो रही थी। अग्नि शक्ति फिर से जीवित थी। देवांश उसकी अग्नि की अगुवाई कर रहा था। लेकिन जैसे ही सब कुछ आकार लेने लगा, अनामिका को एक संदेश मिला, एक चुपचाप छोड़ी गई मुड़ी हुई चिट्ठी। अगला वार कहीं दूर नहीं होगा, वो तुम्हारे सबसे करीब से आएगा। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहो वही सबसे गहरा छुरा होगा। अज्ञात। महल शांत था, पर उस शांति में कुछ टूटने की आहट थी, जैसे कोई चीख अभी अभी दबा दी गई हो या कोई आंसू बिना बरसे ही सूख चुका हो। अनामिका को जो चिट्ठी मिली थी वो उसके मन में एक तूफान बनकर गूंज रही थी। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहो वही सबसे गहरा छुरा होगा। उसने महल के हर कोने में निगरानी तेज कर दी, लेकिन उसका मन असहज था, क्योंकि ये खतरा बाहर से नहीं, दिल के भीतर से था। देवांश उस दिन देर रात तक अग्नि शक्ति की रणनीति तैयार कर रहा था। जैसे ही वह अपने कमरे में लौटा, अनामिका पहले से वहां थी। वह चौंका। तुम इतनी रात गए? अनामिका ने उसकी ओर देखा। वो नजरें अब सिर्फ प्रेम से भरी नहीं थी, उनमें परीक्षा थी। अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम बिना पूछे दोगे? देवांश मुस्कराया। तुम्हारा हुक्म ही मेरा उत्तर है। तो सच बताओ, उसने कहा। क्या तुम्हारे पिता से अब भी तुम्हारा कोई संबंध है? एक पल को देवांश चुप रहा। नहीं, उसने कहा, मैंने उनसे हर रिश्ता तोड़ दिया है। अनामिका उसकी आंखों में देख रही थी, पर यह वो उत्तर नहीं था जो उसे शांत कर सका। अगली सुबह त्रिशला दौड़ती हुई आई। राजकुमारी, अग्निशक्ति के दस्तावेजों की एक प्रति चोरी हो गई है। अनामिका का चेहरा सख्त हो गया। कब? बीती रात, ठीक उसी समय जब आप सेनापति देवांश से मिल रही थी। महल में सनसनी फैल गई। अनामिका ने तुरंत देवांश को बुलवाया। वो जैसे ही आया, उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन अनामिका की चुप्पी ने उसका कलेजा कंपा दिया। तुम्हारे कमरे से दस्तावेज की एक झूठी प्रति मिली है, उसने कहा। देवांश सन्न। क्या तुम सोचती हो कि मैं कुछ नहीं सोच रही, अनामिका ने कहा। मैं केवल सच्चाई जानना चाहती हूं। उसने उस चिट्ठी की एक प्रति उसकी ओर बढ़ाई। पढ़ो, अज्ञात का संदेश। क्या तुम जानते हो ये किसने लिखा? देवांश ने पत्र पढ़ा और उसका चेहरा उतर गया। ये वही स्याही है जो मेरे पिता अपने संदेशों में इस्तेमाल करते हैं। अनामिका की आंखें नम हो गई, लेकिन वो टूटी नहीं। मतलब ये कि या तो तुम या तुमसे कोई बहुत निकट। देवांश ने कसकर कहा। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती, अनामिका, तो मैं स्वयं अज्ञात को ढूंढ कर लाऊंगा। और अगर दोषी मैं निकला तो मैं खुद अग्निशक्ति के सामने आत्मदंड स्वीकार कर लूंगा। देवांश चला गया। अनामिका अपने कक्ष में अकेली खड़ी रही। उसके हाथों में एक पुरानी अंगूठी थी जो देवांश ने उसे पहली बार दी थी, जब उसने कहा था, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चाहे ये रास्ता आग से क्यों न भरा हो। अब वो रास्ता सच में आग से भरा था। देवांश का दिल भारी था, सिर्फ इसलिए नहीं कि अनामिका ने उस पर शक किया था, बल्कि इसलिए कि कहीं न कहीं वो खुद भी अब अपने ही अतीत पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसने महल की सुरक्षा छोड़ अकेले ही निकलने का निर्णय लिया, उस गुप्त स्थान की ओर जहां विक्रम सिघानिया वर्षों से छिपकर साजिशें बुन रहा था। वह जानता था कि इस यात्रा का अंत या तो अज्ञात तक जाएगा या खुद उसकी मृत्यु तक। शहर से दूर काली पहाड़ियों के नीचे एक पुराना खंडहर था, विवाद कुंड, जहां कभी महान सेनापति आत्मनिष्ठ बनकर तपस्या करते थे। लेकिन अब ये केवल गुप्त साजिशों का केंद्र बन चुका था। वहां पहुंचते ही देवांश ने चारों ओर बिखरे पुराने शस्त्र, जलती बुझती मशालें
और कुछ अधजले दस्तावेज देखे। एक झरोखे के पीछे हलचल थी। देवांश ने तलवार निकाली, पर जो चेहरा सामने आया वो देखकर उसका खून थम गया। वो त्रिशला थी। तुम? हां, वह बोली, मैं ही हूं, और मैं ही अज्ञात हूं। देवांश अवाक। तुम अनामिका की गुरु, रक्षक, तुम ही? मैंने उसे तैयार किया, त्रिशला बोली, पर मैं उसे बचाना भी चाहती थी। और कभी कभी बचाने के लिए उसे तोड़ना जरूरी होता है। देवांश ने गुस्से में कहा, तुमने उसका भरोसा तोड़ा, उसके मन में शक बोया। क्यों? त्रिशला की आंखों में आग थी। क्योंकि अग्निजा को केवल प्रेम से नहीं, तपाकर ही मजबूत बनाया जा सकता है। वो एक रानी है, कोई परी नहीं। अगर उसे शासन करना है तो उसे विश्वासघात के बीच भी निर्णय लेने की हिम्मत होनी चाहिए। देवांश ने तलवार आगे बढ़ाई, और ये निर्णय अब मेरा है। क्या तुम्हें इस साजिश के लिए जिंदा छोड़ा जाए या? लेकिन तभी त्रिशला ने एक और सच उगला। तुम्हारे पिता विक्रम को मेरी जानकारी मैं ही देती थी, पर मेरा लक्ष्य सिर्फ विनाश नहीं था। मैं चाहती थी कि वो सब तुम्हारे सामने आए, ताकि तुम और अनामिका सिर्फ प्रेमी नहीं, राजकर्ता बन सको। वहीं महल में अनामिका को एक पुराना लॉकर मिला, जिसमें गायत्री ने छुपाकर एक रिकॉर्डिंग डाली थी। रिकॉर्डिंग में त्रिशला और विक्रम की बातचीत थी। तुम्हारी अग्निजा बहुत भोली है, विक्रम कहता है, पर अब नहीं। त्रिशला की आवाज आती है, मैं उसे ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनाऊंगी। जब वो मेरे सच को जानेगी, तभी वो अग्निजा नहीं, रानी अग्निजा बनेगी। अनामिका की आंखें डबडबा गई। तो अज्ञात मेरी ही परछाई थी, मुझे मेरी लौ दिखाने वाला अंधेरा। विवाद कुंड में त्रिशला ने देवांश की तलवार अपनी गर्दन पर रख दी। मार दो, उसने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि यही न्याय है। पर देवांश ने तलवार हटा ली। मैं अब न्याय तलवार से नहीं करता, उसने कहा, मैं अब उस रानी के अधीन हूं, जिसने मुझे अंधेरे में भी रोशनी दिखाना सिखाया। वापसी पर अनामिका और देवांश आमने सामने खड़े हुए। त्रिशला उनके पीछे चुप थी। अनामिका ने बिना कुछ कहे त्रिशला की ओर देखा, फिर धीरे से बोली, तुमने मुझे तैयार किया और मुझे ही तोड़ा भी, लेकिन आज मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर रही, मैं तुम्हें स्वीकार कर रही हूं। एक दर्पण की तरह त्रिशला ने सिर झुका लिया। अनामिका उसकी ओर बढ़ी और कहा, अब अग्नि शक्ति का मार्ग साफ है, और हम तीनों मिलकर अब वो युद्ध लड़ेंगे, जो इतिहास में केवल प्रेम और न्याय की ज्वाला बनकर याद रखा जाएगा। राठौड़ महल के सिंहासन कक्ष में अग्नि शक्ति की पहली रणनीतिक बैठक हो रही थी। अनामिका, अब पूर्ण रूप से रानी अग्निजा के रूप में स्थापित, अपने सेनापति देवांश, रणनीतिकार त्रिशला और मुख्य रक्षक रौनक के साथ बैठी थी। देवांश ने मानचित्र पर इशारा करते हुए कहा, विक्रम सिघानिया की सारी आर्थिक जड़ें इस व्यापारिक क्षेत्र में केंद्रित है, विशेषकर शाही धातु बाजार, जहां से वह महल के निर्माण संसाधनों की आपूर्ति रोकने की योजना बना रहा है। त्रिशला बोली, हमें इन आपूर्तियों को काटने की नहीं, उनकी साख को मिटाने की जरूरत है। अगर जनता को दिखा दिया जाए कि विक्रम ने व्यापार नहीं, साजिश चलाई, तो सत्ता अपने आप गिर जाएगी। अनामिका ने धीरे से कहा, सत्ता को खत्म करना मेरा लक्ष्य नहीं, मुझे उन हाथों से सत्ता छीननी है जो उसे दहशत का औजार बना चुके हैं। इसी के साथ योजना शुरू हुई। अग्निशक्ति के गुप्त योद्धा शहर में फैले, विक्रम के व्यापारिक साझेदारों के पुराने रिकॉर्ड इकट्ठा किए, पुराने राजस्व खातों से लेकर काले लेनदेन तक की जानकारी निकाली गई। कुछ ही दिनों में महल की अदालत के समक्ष एक अदालती याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें दर्ज थे विक्रम के एक के बाद एक अपराध, धन शोधन, राजवित्त की चोरी, सैनिक प्रशिक्षण निधियों में हेराफेरी, और सबसे महत्वपूर्ण, राठौड़ राजवंश की जासूसी। जैसे ही याचिका जन सामान्य के सामने आई, जनता का क्रोध विक्रम के विरुद्ध भड़क उठा।
पर तभी एक अनजानी आंधी आई। एक दिन अचानक शाही समाचार प्रसारक ने एक चौंकाने वाला समाचार प्रसारित किया। राजमहल के भीतर से अग्निकुल के गोपनीय दस्तावेज लीक हुए हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि रानी अग्निजा स्वयं सत्ता में आने के लिए गुप्त चालें चली, और विक्रम के खिलाफ पेश की गई याचिका झूठे आधार पर बनाई गई हो सकती है। पूरे राज्य में अफरातफरी मच गई। अनामिका सन्न रह गई। देवांश ने कहा, हमारे दस्तावेज, कोई बहुत गहरे से जानकारी निकाल रहा है, और ये काम कोई साधारण दुश्मन नहीं कर सकता। उसी रात अग्निशक्ति के एक पुराने रक्षक का शव महल के पिछवाड़े से मिला। उसकी उंगलियों पर शाही मुहर की राख चिपकी थी। त्रिशला ने उसके पास से एक पर्चा निकाला। अगर तुम्हें लगता है कि विक्रम ही सबसे बड़ा शत्रु था, तो सोचो उसे ताकत किसने दी। मैं वो हूं जो उसकी परछाई भी नहीं, उसकी परछाई को जन्म देने वाली छाया हूं। काल रक्षित, काल रक्षित। अनामिका के होंठ थरथरा उठे। देवांश ने भौहें चढ़ाई। ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। त्रिशला का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने सुना है, लेकिन केवल दंतकथाओं में। काल रक्षित वह है जो शाही रक्त से उत्पन्न होकर राज्य को उसकी आत्मा से छीन लेता है। वो कोई इंसान नहीं, राजसत्ता की गुप्त बीमारी है, जिसे कोई देख नहीं सकता, पर जो सबकी रीढ़ तक फैल जाती है। अब अनामिका को समझ में आने लगा था कि जो युद्ध वो अब तक लड़ रही थी, वो बाहरी साजिशों से था, पर जो अब शुरू हो रहा है, वो है सत्ता के भीतर छिपे शत्रु से, जो विक्रम से भी ज्यादा खतरनाक था, और शायद उससे भी ज्यादा करीबी। राठौड़ महल की दीवारें इस समय जितनी भव्य थी, उतनी ही बेचैन। राज्य की जनता सवालों के घेरे में थी। महल की नजरें खुद अपने ही लोगों पर उठने लगी थी, और अनामिका के भीतर एक द्वंद्व भड़क रहा था। क्या मेरी ही सत्ता मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी? त्रिशला ने रात के तीसरे पहर अनामिका को महल के मूक पुस्तकालय में बुलाया। एक गुप्त पुस्तकालय जो केवल राठौड़ उत्तराधिकारियों और मंत्रियों को ही ज्ञात था। वहां उसने एक शाही वंशवृक्ष खोला, एक प्राचीन ताड़पत्र जिस पर हजारों वर्षों से राजवंश की रक्तरेखाएं दर्ज थी। ये देखो, त्रिशला ने इशारा किया। ये शाखा है वीरेंद्र वंश की, तुम्हारे दादा की, और ये शाखा कुंतल सिंह राठौड़ की, एक ऐसा नाम जो वर्षों पहले राजनीतिक रूप से मिटा दिया गया था। अनामिका ने पूछा, ये कौन था? त्रिशला बोली, कुंतल सिंह, वो व्यक्ति जो राज्य को आत्मा से रहित मशीन बनाना चाहता था। उसे सत्ता नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए थी नियंत्रण। बिना प्रेम, बिना न्याय, केवल शक्ति। वो ही था पहला ज्ञात काल रक्षित। पर वो मरा नहीं था? अनामिका ने पूछा। नहीं, त्रिशला ने गहराई से कहा। उसका विचार मरा नहीं, वो किसी के भीतर समा गया, और अब ये विचार किसी जीवित व्यक्ति के रूप में लौट आया है। अनामिका ने दस्तावेजों की जांच की, और वहां उसे एक चौंकाने वाला नाम मिला। आरव सिंह राठौड़, एक दूर के रिश्ते का वारिस, जिसे कभी बचपन में भेज दिया गया था राजमहल से दूर, क्योंकि वह मानसिक रूप से अस्थिर कहा जाता था। त्रिशला बोली, आरव की मां कुंतल सिंह की बहन थी, और उसकी परवरिश उस जगह हुई जहां कुंतल सिंह के विचार आज भी पढ़ाए जाते हैं। मतलब, अनामिका सन्न रह गई। वो आज भी जिंदा है, और वो ही कालरक्षित है। देवांश ने गंभीर होकर कहा, हमारी सबसे बड़ी भूल यही रही। हमने हमेशा युद्ध को बाहर देखा, पर जो शत्रु चुपचाप हमारे ही नाम के नीचे पनपा, वो आज इतना शक्तिशाली हो गया है कि विक्रम जैसे लोग उसके औजार मात्र थे। अब अनामिका को केवल अग्निशक्ति से काम नहीं चलेगा, उसे इतिहास से लड़ना होगा, अपने खून के उस हिस्से से जो भले ही दूर था, पर अब उसकी आत्मा को ही चुनौती दे रहा था। उसने घोषणा की, मैं आरव को खोजूंगी, लेकिन एक रानी की तरह नहीं,
एक बहन की तरह जो अपने परिवार की छाया से सामना करना चाहती है। राठौर साम्राज्य के नक्शे में एक ऐसा कोना था जहां कभी कोई रोशनी नहीं पहुंची थी। एक वीरान सी घाटी, चारों ओर ऊंचे काले पहाड़ों से घिरी हुई, जिसे राज्य के दस्तावेजों में केवल एक नाम से जाना जाता था, शून्य गुरुकुल। ये वही स्थान था जहां कालरक्षित विचारधारा की नींव रखी गई थी, जहां शक्ति को प्रेम से ऊंचा माना जाता था और जहां राज्य को आत्मा नहीं, नीति और नियति का बंधक बनाना सिखाया जाता था। अनामिका ने देवांश और त्रिशला से कहा, अब मुझे वहां जाना होगा, न रानी बनकर, न अग्निजा बनकर, बल्कि एक साधारण शिष्या की तरह जो खुद सीखने का बहाना लेकर सत्य तक पहुंचे। त्रिशला ने उसे एक गुप्त नाम दिया, अरुणिमा, जो उसकी पहचान को ढक सके। देवांश चिंतित था, अगर उन्होंने तुम्हारी पहचान भांप ली तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अनामिका मुस्कुराई, अगर अग्निजा अग्नि से डरे तो वो कभी अग्निशक्ति नहीं बन सकती। छद्मवेश में एक घोड़े पर सवार होकर बिना किसी शाही प्रतीक के अनामिका शून्य गुरुकुल की ओर निकल पड़ी। साथ में थी केवल एक तलवार, जो इस बार कमर से नहीं, हृदय से बंधी थी। शून्य गुरुकुल एक भयावह दृश्य था। कोई झंडा नहीं, कोई मंत्र नहीं, केवल पत्थर की दीवारें और उनके बीच सैकड़ों युवक युवतियां जो मौन में एक जैसे वस्त्र पहने किसी भी आजादी से रहित केवल आदेशों के अधीन खड़े थे। गुरुकुल का प्रधानाचार्य अचिंत्य एक वृद्ध था, जिसकी आंखें जल की तरह शांत और शून्य थी। नाम? उसने पूछा। अरुणिमा, अनामिका ने झुककर कहा। उद्देश्य? राजनीति सीखना नहीं, अनामिका बोली, राजनीति को समझना। अचिंत्य मुस्कराया, तो तुम यहां सही जगह आई हो। यहां तुम निर्णय नहीं लोगी, निर्णय तुम्हें लेंगे। अनामिका को एक कक्ष में रखा गया, जहां उसकी साथी थी एक रहस्यमय युवती, यामिनी, जिसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो दिल को हिला देता था। रात को जब सब सो गए, यामिनी ने धीरे से पूछा, तुमने अपने परिवार को क्यों छोड़ा? अनामिका चुप रही। फिर यामिनी बोली, यहां जो भी आता है, या तो वह सजा से भागा होता है या सच की खोज में होता है। तुम किसमें हो? अनामिका ने आंखें बंद की। मैं यहां हूं, एक छाया को उजाले में लाने। अगले दिन शून्य गुरुकुल में एक घोषणा हुई, कल प्रथम श्रेणी विचार परीक्षा होगी। जो असफल होगा उसे गुरुकुल से बाहर नहीं, नीचे भेजा जाएगा, जहां कालरक्षित की अग्नि परीक्षा होती है। अनामिका को अब समझ आया कि यहां सिर्फ शिक्षा नहीं होती, यहां आत्मा को पिघलाया जाता है। शून्य गुरुकुल की सुबह धूप नहीं लाती थी, बल्कि एक सर्द, निर्वात धुंध लेकर आती थी जो हर चेहरे से भावनाओं को चुरा लेती थी। अनामिका, अब अरुणिमा, उस दिन प्रथम श्रेणी विचार परीक्षा में भाग लेने जा रही थी। एक ऐसी परीक्षा जहां न प्रश्न पत्र होते थे, न उत्तर की कोई तय भाषा। यहां परखा जाता था केवल एक चीज, तुम कितनी सच्चाई को छोड़ सकते हो ताकत पाने के लिए। एक बड़े पत्थर के मंच पर छात्रों की पंक्तियां खड़ी थी। हर एक के सामने 3 वस्तुएं रखी गई, एक रक्त से सना हुआ दर्पण, एक लकड़ी की तलवार, एक छोटा सा पिंजरा जिसमें एक जीवित चिड़िया थी। अचिंत्य ने आदेश दिया, इन तीनों में से एक को नष्ट करो, वही योग्य कहलाएगा। जो कुछ भी छोड़ेगा वो कमजोरी मानी जाएगी, और जो तीनों को बचाएगा वो स्वयं नहीं बचेगा। अनामिका के मन में भूचाल आ गया। ये परीक्षा नहीं, निर्ममता की घोषणा थी। उसने धीरे से दर्पण उठाया और देखा। दर्पण में उसकी झलक नहीं थी, बल्कि एक धुंधला चेहरा था। सिंहासन पर बैठा एक काला सिलहोट, जिसकी आंखें जल रही थी।
और वो चेहरा उसका अपना था। वो कांप उठी। ये मैं कैसे हो सकती हूं? यामिनी ने उसके पास फुसफुसाकर कहा, दर्पण में वही दिखता है जो तुम्हारे भीतर छिपा हो, पर यहां जो खुद से डर जाए वो हमेशा के लिए छाया बन जाता है। अनामिका ने आंखें मूंदी और लकड़ी की तलवार तोड़ दी। फिर उसने चिड़िया को पिंजरे से बाहर उड़ने दिया और अंत में दर्पण को जमीन पर पटक दिया। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। अचिंत्य की आवाज गूंजी, अरुणिमा, तुम्हारा उत्तर अनुचित है। तुमने तीनों विकल्प नष्ट कर दिए, पर अपनी आत्मा को बचा लिया। क्या तुम जानती हो इसका अर्थ क्या है? अनामिका ने कहा, इसका अर्थ है कि मैं यहां ताकत पाने नहीं आई, बल्कि उसे सीमित करने का मूल्य समझने आई हूं। उस रात यामिनी ने अनामिका को गुरुकुल के सबसे नीचे तहखाने में ले जाने की बात की। वहां कुछ है, उसने कहा, जो सिर्फ राठौड़ रक्त को पहचानता है। वहां काल रक्षित का निशान है, और शायद उसका असली चेहरा भी। तहखाने की दीवारों पर लिखा था, जिस रक्त में राज्य की अग्नि बहे उसमें ही काल की छाया पलती है। अंत में एक द्वार था जिसे केवल राठौड़ कुल के चिन्ह से ही खोला जा सकता था। अनामिका ने अपनी अंगूठी बाहर निकाली, जिसमें अग्निकुल की शुद्ध मुहर थी, और जैसे ही वो द्वार से लगी, दरवाजा खुल गया। अंदर अंधकार था, और एक दीवार पर खुदी हुई आकृति, एक सिंहासन जिस पर बैठा था एक व्यक्ति। उसकी शक्ल छाया में थी, पर जैसे ही दीपक जलाया गया, अनामिका की रूह कांप गई। उस चेहरे में उसकी ही आंखें थी। ये क्या है? वो फुसफुसाई। यामिनी धीरे से बोली, ये है भविष्य। अगर तुम कालरक्षित को नहीं रोकोगी तो तुम ही उसका उत्तराधिकारी बन जाओगी। अनामिका का माथा पसीने से भीग गया। तो ये लड़ाई अब केवल बाहरी नहीं रही, अब मुझे खुद अपने भीतर की छाया से लड़ना होगा। शून्य गुरुकुल के तहखाने से लौटने के बाद अनामिका की आंखों से नींद छिन गई थी। वो हर क्षण दर्पण में अपना चेहरा देखने से डर रही थी। कहीं फिर से वही छाया न दिखाई दे, वही सिंहासन, वही शून्य। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। अगली सुबह यामिनी उसे एक गुप्त कक्ष में ले गई, जहां दीवारों पर राठौड़ वंश के कुछ पुराने दस्तावेज टंगे थे। उन पर काले अक्षरों से लिखा था, काल की परछाई दो चेहरों में जन्म लेती है, एक जो सत्ता से दूर रहे और एक जो सत्ता में पलकर उसे तोड़ दे। अनामिका चौंकी। ये दो चेहरे कौन हैं? यामिनी ने चुपचाप एक पुराना ताबीज निकाला, जिस पर वही निशान था जो अनामिका की अग्नि तलवार पर उकेरा गया था। ये मेरे भाई का है, उसने कहा। तुम्हारा भाई? अनामिका ने हैरानी से पूछा। हां, यामिनी ने आंखें उठाई। आरव सिंह राठौड़, वही जिसे तुम कालरक्षित मान रही हो। अनामिका एक कदम पीछे हट गई। तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, यामिनी बोली, मैंने तुम्हें बचाया है। अगर मैं ना होती तो तुम इस तहखाने तक कभी नहीं पहुंचती। तुम्हें सच जानने की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए तुम में एक चेहरा चाहिए था जो छाया से पहचान रखता हो। अनामिका की आंखें सख्त हो गई। तो क्या तुम भी अपने भाई की तरह इस राज्य को हथियाना चाहती हो? यामिनी धीरे से मुस्कुराई। नहीं, मेरा भाई उसे जलाना चाहता है, पर मैं उसे नया बनते देखना चाहती हूं। तुम्हारे हाथों से। अनामिका अब उलझ चुकी थी। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? यामिनी बोली, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगी, पर एक शर्त पर। क्या? अनामिका ने पूछा। जब तुम्हारा सामना आरव से हो तो उसे सिर्फ शत्रु मत समझना। वो वही है जो तुम भी हो सकती थी, अगर तुम्हें प्रेम न मिला होता। इसी के साथ दोनों ने शून्य गुरुकुल से भागने की योजना बनाई। एक गुप्त सुरंग थी जिसे केवल परछाई के उत्तराधिकारी ही खोल सकते थे।
यामिनी ने रक्त से भरी अंगूठी निकाली और जैसे ही उसने दरवाजे पर उसे रखा, दीवारें हिलने लगी और मार्ग खुल गया। पर तभी गुरुकुल का प्रधानाचार्य अचिंत्य उनके सामने प्रकट हो गया। उसके पीछे दर्जनों सैनिक खड़े थे। तो तुम ही हो, अग्निजा, उसने कहा। मैं सोच रहा था कि तुम कब अपना असली चेहरा दिखाओगी। अनामिका ने तलवार निकाली, लेकिन यामिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत लड़ो, इनके पीछे जो है वो कहीं और है। ये केवल मुहरे हैं। तभी दीवारों में से एक चित्र उभरा, जिसमें एक काली छाया हाथ फैलाए मुस्कुरा रही थी, और उसके नीचे लिखा था, रानी अग्निजा, सिंहासन पर बैठने से पहले उस आग से गुजरो जो तुम्हें राख भी बना सकती है। मैं तुम्हारा दर्पण हूं। मैं आरव नहीं, मैं तुम ही हूं। यदि तुम झुक जाओ। शून्य गुरुकुल की सुरंगें कोई साधारण मार्ग नहीं थी। ये वो रास्ते थे जहां अतीत की परछाइयां जिंदा थी। हर दीवार में कोई अधूरी चीख, हर पत्थर में कोई दबा हुआ सच। अनामिका और यामिनी अंधेरे में तेजी से बढ़ रही थी। उनके पास केवल एक मशाल थी और एक दूसरे पर अधूरा भरोसा। पर कुछ दूर चलने के बाद मशाल बुझ गई। न रोशनी, न आवाज, केवल एक भारी सन्नाटा। और फिर दीवारों से एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। सिंहासन चाहती हो तो पहले खुद को मिटाओ। अचानक अनामिका की आंखों के सामने अंधेरा घूमने लगा, जैसे कोई उसका मन खींच रहा हो, उसके अंदर के द्वार खोल रहा हो। वो एक खुले मैदान में खड़ी थी, लेकिन ये कोई सपना नहीं था। ये एक मानसिक जाल था जो केवल कालरक्षित की शक्ति से बनाया जा सकता था। और उस मैदान में सामने खड़ी थी छोटी अनामिका, 8 साल की, हाथ में किताबें, आंखों में मासूमियत। तुम कौन हो? अनामिका ने पूछा। बच्ची बोली, मैं वही हूं जो तुमने छोड़ दिया, जिसे रानी बनने के लिए कुचल दिया गया। अनामिका ने सिर झुकाया। मुझे माफ करो। पर तभी दृश्य बदला। अब वो एक जंग के मैदान में थी, जहां देवांश घायल पड़ा था और एक सिंहासन पर बैठी अनामिका मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा सख्त, दिल पत्थर। वो अग्निशक्ति नहीं, काल रक्षित बन चुकी थी। नहीं, अनामिका चीख पड़ी। वास्तविकता में सुरंग में उसका शरीर कांप रहा था। यामिनी उसे पकड़े हुए बुदबुदा रही थी। लड़ो मत, स्वीकार करो, वरना ये जाल कभी नहीं टूटेगा। अनामिका ने आंखें बंद की और गहराई से अपनी सांसों को महसूस किया। वो झुकी, कांपी, पर फिर उठी। उसने कहा, मैं उस बच्ची को नहीं भूलूंगी और न ही उस रानी को स्वीकार करूं जो प्रेम के बिना बनी हो। मैं अग्निजा हूं, पर वो नहीं जो सिर्फ शासन करे। मैं वो बनूंगी जो आग में चलकर भी दूसरों को जलने न दे। एक तीव्र प्रकाश हुआ। मानसिक जाल टूट गया। अनामिका ने देखा, वो फिर से सुरंग में थी। उसका सिर यामिनी की गोद में था। यामिनी मुस्कुराई। तुम जीत गई। अब तुम सिंहासन के लिए तैयार हो, क्योंकि तुमने उससे इनकार करने की ताकत दिखा दी। सुरंग अब खुल चुकी थी। सामने एक विशाल पत्थर का द्वार था, जिस पर लिखा था, जहां आग को इनकार करना है वही अग्नि शक्ति कहलाती है। राठौर साम्राज्य के महल की ऊंचाई से देखी जा सकने वाली पूरी राजधानी अब एक नई आहट से गूंज रही थी। रानी अग्निजा लौट आई है, पर आज वो जो लौटी थी, वो सिर्फ शाही वस्त्रों में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के जले हुए हिस्सों को साथ लेकर लौटी थी। अनामिका की आंखें अब कहीं अधिक शांत थी, जैसे उन्होंने आंधियों को भीतर समा लिया हो। महल के सिंहासन कक्ष में त्रिशला और देवांश उसका इंतजार कर रहे थे। देवांश ने उसे देखते ही कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ बदल गया है।
अनामिका मुस्कराई। हाँ, अब वहां डर नहीं है, केवल वो परछाइयां हैं जिनसे मैंने दोस्ती कर ली है। देवांश ने सामने रखा दस्तावेज अनामिका को दिया। आरव सिंह राठौड़ ने एक सार्वजनिक वचन जारी किया है। उस पत्र में लिखा था, मैं राठौड़ कुल का वह वंश हूं जिसे भूलने की साजिश रची गई। मैं लौटा हूं, पर शत्रु बनकर नहीं, प्रतिद्वंद्वी बनकर। सिंहासन उसे मिलना चाहिए जो सबसे तेज हो, सबसे स्पष्ट हो। मैं चुनौती देता हूं रानी अग्निजा को न्याय युद्ध के लिए। न रक्त होगा, न तलवार, केवल शब्द, विचार और जनता की मर्जी। महल में सनसनी फैल गई। त्रिशला ने चिंतित होकर कहा, यह उसकी चाल है। अगर तुम इनकार करती हो तो जनता कहेगी तुम डर गई। अगर मान लेती हो और हार जाती हो तो मैं सिंहासन नहीं खोऊंगी, अनामिका बोली, बल्कि अपने भीतर के अग्निशक्ति के अस्तित्व को। मुझे लड़ना होगा, क्योंकि ये युद्ध किसी पुरुष से नहीं, विचार से है। शहर के केंद्र में एक विशाल चबूतरा बनाया गया। चारों ओर हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। उस चबूतरे पर 2 मंच थे। एक पर खड़ी थी अनामिका, सफेद वस्त्रों में, हाथों में केवल एक कलम, जो उसका विश्वास थी। दूसरे मंच पर खड़ा था आरव, काली शेरवानी में, तेज नजरें लिए और होठों पर एक सधी हुई मुस्कान। आरव ने पहला वार किया, रानी अग्निजा, क्या आप मानती हैं कि सत्ता केवल जन्म से नहीं, कर्म से मिलनी चाहिए? अनामिका ने जवाब दिया, हां, और उसी कर्म ने मुझे यहां खड़ा किया है। तो क्या आप मानती हैं कि जो तेज सोचता है वो शासन करने के लिए अधिक उपयुक्त है? नहीं, अनामिका बोली, जो धीरे समझता है वो लंबे समय तक न्याय कर सकता है। जनता चौंकी, ताली बजी। आरव मुस्कराया, आप भावनाओं से शासन करना चाहती हैं। क्या आपको नहीं लगता राज्य को भावुक नहीं, निर्दयी निर्णय की जरूरत है? अनामिका ने उसकी आंखों में देखा। निर्दयी निर्णय ताकत दिलाते हैं, पर केवल करुणा ही विश्वास दिला सकती है। फिर आरव ने अंतिम प्रश्न किया, अगर कल युद्ध हुआ और आपको चुनना पड़े राज्य और देवांश के बीच, तो क्या आप प्यार को चुनेंगी या शासन को? पूरा मैदान सांस रोके सुन रहा था। अनामिका ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सत्ता को छोड़ सकती हूं, प्यार को भी त्याग सकती हूं, पर अगर मुझे खुद से ही झूठ बोलना पड़े तो मैं सब कुछ जला दूंगी, सिर्फ सच को बचाने के लिए। सन्नाटा, और फिर गूंजता हुआ तालियों का तूफान। आरव चुपचाप झुक गया और धीरे से कहा, शायद मैं सच में केवल तेज था, पर तुम गहरी हो। राठौर साम्राज्य की सबसे बड़ी विचार सभा समाप्त हो चुकी थी। जनता ने फैसला सुना दिया था। रानी अग्निजा यानी अनामिका केवल सत्ता की उत्तराधिकारी नहीं, अब आत्मा की प्रतिनिधि भी बन चुकी थी। पर मंच से उतरते समय आरव ने अनामिका के पास झुककर कुछ फुसफुसाया, तुमने मुझे पराजित किया, पर जिसे तुम सबसे ज्यादा मानती हो वही तुम्हारे साम्राज्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अनामिका ठिठक गई, कौन? पर आरव कुछ और नहीं बोला, केवल कोरा कागज उसकी हथेली में थमा गया और भीड़ में गायब हो गया। महल लौटने के बाद अनामिका ने उस कागज को खोला। कोरा दिखने वाला वह पन्ना जब अग्निशक्ति की लौ के सामने लाया गया तो उस पर उभरे कुछ शब्द, जो हमेशा साथ रहा, उसी ने सबसे पहले छल किया, जो तुम्हारे दरबार में सबसे मौन है, उसी की आवाज सबसे घातक है। ढूंढो उसे जो कभी प्रश्न नहीं करता। अनामिका के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। वो देवांश की तरफ देख नहीं पा रही थी, न त्रिशला की ओर, क्योंकि अब उसके चारों ओर विश्वास और संदेह के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी। उसने तुरंत एक गुप्त बैठक बुलाई, जहां उसने हर मंत्री,
सेनापति और प्रमुख सेवकों की गतिविधियां पिछले 3 वर्षों की मंगवाई। त्रिशला ने कहा, ये क्या कर रही हो अग्निजा? हम पर संदेह करके तुम अपने ही राज्य की जड़ें हिला रही हो। अनामिका बोली, अगर कोई भीतर से दीमक बन चुका है तो जड़ों को देखना पड़ेगा, वरना ताज उसी के नीचे दब जाएगा। तभी एक चौंकाने वाला सुराग मिला। महल के एक पुराने रक्षक समरनाथ ने अपने अंतिम दिनों में एक गुप्त डायरी लिखी थी। उसमें लिखा था, मेरे द्वारा दी गई सारी सूचनाएं किसी और तक पहुंचाई जाती थी। एक दरबारी था जो कभी बोलता नहीं था पर सबसे ज्यादा जानता था। उसका नाम किसी दस्तावेज में नहीं, केवल विस्पर्स में था, और उसका असली नाम नहीं, एक उपनाम था, नीर। नीर, एक ऐसा सेवक जो वर्षों से महल में था, जो पानी परोसता था, दस्तावेज पहुंचाता था, और कभी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब अनामिका की यादें उलझने लगी। नीर हर समय वहीं था, वो दरबार के कोनों में, युद्ध सभाओं के किनारों में, और यहां तक कि त्रिशला की कक्ष सभाओं में भी। अग्निशक्ति ने तुरंत आदेश दिया, नीर को पेश किया जाए। पर सच्चाई हमेशा सीधी नहीं होती। नीर उस रात महल से गायब हो चुका था, और उसके कक्ष में मिली एक काली मुहर, काल रक्षित की। अब अनामिका के सामने एक नया सच था। वो शत्रु जिसे उसने हराया केवल एक परछाई थी। असल अंधेरा उसके सबसे निकट खड़ा था, और उसने उसे कभी पहचाना ही नहीं।